Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम क्लास की बात करते हैं तो हम आज क्लास 13 कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। अगर लास्ट 12 क्लासेस की बात करते हैं तो लास्ट 12 क्लासेस में हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने 2 मार्क्स पॉसिबल क्वेश्चंस एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं तो हाफ ऑफ द यूनिट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लासेस तक। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है डेडलॉक से रिलेटेड, वो आज की क्लास में हम करेंगे। आज के क्लास में तो नहीं ख़त्म हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो यस, 14th क्लास तक पॉसिबली डेडलॉक टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा और जो आपका यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड एज वेल एज ये वाले जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्स में। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। द टॉपिक वी हैव इज डेडलॉक हियर। तो डेडलॉक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड दैट कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक अकर कैसे होता है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द डेडलॉक एंड सो ऑन। So related to the deadlock, we'll discuss here. Deadlock can be defined as the permanent blocking of set of process that either complete for system resource. Deadlock can occur on shareable resource. डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आपका ये परमानेंट ब्लॉकिंग होता है। कि परमानेंट ब्लॉकिंग मतलब ब्लॉक कर दिया उसको, अब हम अनब्लॉक नहीं कर सकते। अगर हम अवॉइड कर दे डेडलॉक को तो बात अलग है, अदरवाइज अगर डेडलॉक अकर हो जाता है तो परमानेंट ब्लॉक कर देता है प्रोसेस को, सेट ऑफ प्रोसेसेस को। वो ईदर कंप्लीट फॉर सिस्टम रिसोर्स, या तो कंप्लीट नहीं होते, या तो फिर जो डेडलॉक होता है वो आपका शेयरेबल रिसोर्स में भी आपके आ सकता है। डेडलॉक शेयरेबल रिसोर्स, अगर आप रिसोर्स को शेयर कर रहे हो तब भी deadlock can occur in that way. Okay, a process is in deadlock state if it was waiting for a particular event that will not occur in the system. One or more process are deadlocked. तो बेसिकली क्या है कि कोई प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस P1 है फॉर एग्जांपल, ये अपने इस पोजीशन पे है, या P2 है प्रोसेस। तो मान लो P1 कोई रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो P2 जो है वो उसके लिए वेट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए for that particular event that will not occur, और वो हो सकता है वो अकर हो भी ना। okay, in that system deadlock one or more process are deadlocked there. इन रिसोर्स डेडलॉक कब होता है? रिसोर्स का डेडलॉक कब होता है? The process can simultaneously wait for the several resource and cannot proceed until they are acquired all those resource. जब रिसोर्स डेडलॉक सिर्फ तब होता है जब प्रोसेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वेट करते चले जाते हैं एक ही सेवरल रिसोर्सेज के लिए, और वो आगे मूव ऑन ही नहीं होते, आगे प्रोसीड ही नहीं होते जब तक उनको वो सारे रिसोर्स नहीं मिलते। तो इसी वजह से तब भी वहाँ पे डेडलॉक देखने को मिलता है, बट दैट डेडलॉक इज नोन एज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स डेडलॉक है। Now moving ahead with reference to the deadlock here, the deadlock is in the communication deadlock. पहले तो resource deadlock discuss कर लिया, now we'll talk about the communication deadlock. Communication deadlock क्या होता है? Process wait to communicate with other process among a set of process. A waiting process can unblock or receiving कम्युनिकेशन फ्रॉम वन ऑफ दीज प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन डेडलॉक वो होता है जब प्रोसेस आपका वेट करता है कम्युनिकेशन के लिए और अदर दूसरे प्रोसेस के लिए, और एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है उसके लिए। ओके, और वेटिंग प्रोसेस जो होता है वो उसको अनब्लॉक करता है जब वो कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तब कम्युनिकेशन डेडलॉक आता है। In this, while you are terming out with reference to the deadlock, you can just write it down. A deadlock can be defined as the permanent blocking of the set of process that either complete for a system resource. Deadlock can occur in your shareable resource as well. In terms of that, you can just define in the a process is in the deadlock state if it was waiting for a particular event that will not occur in a system, then deadlock one or more process can be added in the form of deadlock here.
While if I'm talking about the resource deadlock, that process can simultaneously wait for the several resources and cannot proceed until they have acquired all those resources. While in terms of the communication deadlock, the process to communicate with the other process among a set of process, and awaiting process can unblock or receiving a communication from one of these process here. Now this is all about a deadlock, what you have to define in terms of deadlock, but here we will discuss the methods of handling deadlock. आप deadlock को कैसे handle करोगे, कौन से methods हैं जिसके through आप deadlock को handle करते हो, that what we have to discuss here. Methods for handling deadlock, आप किस तरह से किस methods के through आप deadlock को handle करेंगे, that what we will discuss here. The first method for handling the deadlock is ensure that the system will never enter a deadlock state. अगर आप हैंडल कर रहे हो deadlock को तो आपको इस चीज़ की इंश्योरिटी देनी होगी, यू शुड बी इंश्योर अबाउट दैट कि वो जो सिस्टम है वो कभी भी डेडलॉक स्टेट में नहीं आएगा, तभी तो आप मेथड हैंडल कर सकते हो डेडलॉक को. और वही हैंडल करना भी होता है कि आप उस सिस्टम के लिए एश्योरेंस दो कि वो आपका कभी भी डेडलॉक स्टेट पे नहीं आएगा, इंश्योर होगा. अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर. आप अलाउ करते हो सिस्टम को कि वो डेडलॉक में एंटर करे, डेडलॉक स्टेट पे आए और उसके बाद फिर आप उसको रिकवर करते हो, तो वो भी आपका हैंडलिंग डेडलॉक है. अगर या तो फिर पहले ही आप इंश्योर करो कि वो सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में नहीं आएगा, या तो फिर अगर आगे डेडलॉक स्टेट में तो फिर आप उसको रिकवर करोगे. Okay, with respect to that only, the third one we have ignore the problem and pretend that deadlock never occur in the system. और या तो फिर आप ignore करो उस problem को और pretend करो कि भाई deadlock कभी आया ही नहीं उस system में. Used by the most operating system including Unix. और ये आपका बहुत सारे operating system में used होता भी है, including आप अगर हम Unix की बात करते हैं तो Unix आपका एक वो operating system है जिसमें आपका जो deadlock आता है उस problem को ignore किया जाता है और ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि डेडलॉक कभी उस सिस्टम में आया ही नहीं. तो ओके, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज यू कैन जस्ट इंक्लूड यूनिक्स हियर. These were the methods of handling deadlock. Now moving on ahead with reference to the deadlock here is with reference to the difference between deadlock and starvation. अब अभी डिफरेंस हम देखेंगे क्योंकि डेडलॉक के बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया कि डेडलॉक क्या होता है, उसके साथ साथ हमने क्या मेथड्स उसमें दैट आर डीलिंग विद डेडलॉक, सो वो हमने देख लिया है. व्हाट आर द मेथड्स दैट इज हैंडलिंग डेडलॉक, सो दैट वी विल डिस्कस. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डेडलॉक एंड द starvation here. डेडलॉक एंड starvation क्या होता है, दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस. डेडलॉक इज a group of processes are waiting for a resource held by the other in the group. None of them will ever make progress. अब आप ग्रुप ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए. ओके, एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं और वो कभी आएगा ही नहीं, और दैट विल नेवर अकर, दैट विल एवर मेक अ प्रोग्रेस. वो कभी वेटिंग प्रोसेशन के आगे बढ़ता ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, so that you can termed as deadlock here. If you're writing a difference between the deadlock and starvation, you can just write it out कि deadlock is a program, is a group of processes that are waiting for a resource and held by the other group, but other in the group, and none of them will ever make a progress. Starvation की बात करते हैं. now we had discussed about deadlock, now we'll discuss about the starvation. Starvation क्या होता है, a process may wait indefinitely because other process keep coming in and getting the requested resource before this process does. तो starvation क्या होता है, starvation एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको वेट इनडेफिनेट टाइम तक की वेट करना होता है. डेफिनेट टाइम तक तो आप वेट कर सकते हो फॉर अ रिसोर्स, बट एक इनडेफिनेट टाइम तक जब आपको वेट करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि जो दूसरा प्रोसेस है वो आता जा रहा है और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता जा रहा है रिसोर्स को और उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता जा रहा है, तो वो उस तरह से हो गया. तो दैट व्हाट कम्स अंडर द नोन एज स्टार्वेशन हियर. इन अ डेडलॉक सिचुएशन, अगर हम डेडलॉक सिचुएशन की बात करते हैं, none of the involved process can possibly make progress. तो डेडलॉक सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता जो कि आपका प्रोग्रेस कर सके. अगर वो वेट कर रहा है तो फिर वो वेट ही करता रहेगा, वो प्रोग्रेस करता ही नहीं है. इन द स्टार्वेशन सिचुएशन अ प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट इट इज नॉट बीइंग अलाउड टू एग्जीक्यूट. डेडलॉक में क्या होता है कि जैसे अगर आप वेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रोग्रेस ही नहीं होना है, अभी आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे, आपका प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे.
बट आपका स्टार्वेशन की कंडीशन में क्या होता है कि आप बहुत रेडी हो बिल्कुल एग्जीक्यूट करने के लिए, बट आपको एग्जीक्यूट करने ही नहीं दिया जा रहा है. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेडलॉक एंड द स्टार्वेशन. डेडलॉक where none of the involved process can possibly make progress, and in starvation condition, a starvation situation, a process is ready to execute but it is not being allowed to execute. That what is the main difference between the deadlock and the starvation as well. Now here we will discuss related to the resource allocation graph. Resource allocation graph क्या होता है, that we have to this is also an important one here. Resource allocation graph जिसे हम RAG भी बोलते हैं, रैग करके पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रैग, डिफाइन रैग. बट यहाँ पे पूछा गया है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रैग है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट. जो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, रैग है, वो आपका किसने इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हॉल्ट हियर. It is a directed graph that depicts the state of system of resource and process. तो बेसिकली ये आपका एक डायरेक्टेड ग्राफ है जो कि आपका स्टेट ऑफ सिस्टम, रिसोर्स का स्टेट ऑफ सिस्टम को डिपेक्ट करता है और प्रोसेस को डिपेक्ट करता है. प्रोसेस एंड रिसोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोड इन द डायरेक्टेड ग्राफ. इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं अगर, तो जो प्रोसेस होता है और जो रिसोर्स होता है, प्रोसेस एंड रिसोर्स is represented by the nodes in the directed graph. Graph consists of a set of vertices. तो इस ग्राफ में आपके सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं जिसे हमने v से डिनोट किया हुआ है, एंड द सेट ऑफ एजेस, यहाँ पे सेट ऑफ एजेस होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय e. सेट ऑफ eg जहाँ पे भी लिखा होगा, यू जस्ट अंडरस्टूड कि वो सेट ऑफ एजेस है. जहाँ पे भी लिखा होगा, दैट इज यू अंडरस्टूड दैट सेट ऑफ वर्टिसेस आर देयर. Now in terms of the process, if I'm dealing with a process node is graphically represented by a circle. तो process node होता है, जो process node आपका जो होगा वो आपका graphically जो है वो circle में ही represented होगा. ये circle बना हुआ ये process को denote कर रहा है. This is the representation of process. Yeah. Now we will discuss the graphical that relocation, resource allocation graph that in a diagrammatically, and of course we'll discuss the set of edges as well as the set of vertices also. A resource node is graphically represented by so a resource node is graphically represented by a rectangle here, and represented by a rectangle and represent one type of resource. तो यहाँ पे आपका जो रिसोर्स नोड है वो आपका रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होगा और वो एक आपका वन टाइप ऑफ रिसोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा. The number of bullet symbols in the resource node indication how many units of the resource class exist in the system. तो जो number of bullets बने होंगे सिंबल के, अभी मैं आपको बताऊंगी, पूरा डायग्राम भी बनाऊंगी. तो उस रिसोर्स में, इस रिसोर्स नोड में वो दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके रिसोर्स के हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं उस सिस्टम में. An arrow from the process to resource indicates the process in requesting the resource. An arrow from the resource to the process shows the instance of the resource have been allocated to the process. तो जो एरो आपका आ रहा होगा प्रोसेस के थ्रू रिसोर्स के तरफ, प्रोसेस से आपके रिसोर्स के तरफ अगर कोई एरो आ रहा होगा तो वो इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स को. अगर प्रोसेस से रिक्वेस्ट की तरफ आ रहा है तो दैट मीन्स दिस इज रिक्वेस्टिंग. ओके, बट अगर एरो आपका रिसोर्स उससे प्रोसेस में जा रहा है, लाइक रिसोर्स से प्रोसेस में जा रहा है, तो वो शो करेगा वो इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स हैज बीन एलोकेटेड टू द प्रोसेसर हियर. We're dealing with this only, that you can just write it down like that a resource node is graphically represented by the rectangle that you know very well, and that represent one type of rectangle only, that is representing the one type of rectangle as well. The number of bullets assembled in the resource node is indicate how many units of the resource that class exist in the system, and even though an arrow from then a process to the resource indicating the process is requesting to the resource, as well as an arrow that a resource to the process that shows the instance of the resource that has been allocated to the processor. Okay, where in the case same case the claim edge is also there. The claim edge is a p and then arrow and then of course r. So p और r ये है जो वो आपका claim edge दिखाता है, that is indicated that the process p may request resource r. जो p process है वो आपका request कर रहा है इस r resource को in the future
रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड लाइन। और जो फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेस पी जो है वो आर रिसोर्स को प्रोसेस करेगा तो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। And that claimed edge converts the request edge when the process requests a resource। जैसे ही process request को resource को request करेगा तो जो claim edge होता है वो convert हो जाएगा आपका request edge में। Okay, so here we have a diagram also in this type of a point that we will discuss clearly here. Request edge converted to an assignment edge when the resource is allocated to the process. When a resource is released by a process, assignment edge reconverts to a claim edge। जो रिक्वेस्ट करता है ये आपका एज कन्वर्ट करता है करने के लिए कि वो जो असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो रिसोर्स होता है आपका वो एलोकेट करेगा प्रोसेस को। जब रिसोर्स तो आपका जो रिसोर्स होता है वो आपका रिलीज किया जाएगा प्रोसेस के थ्रू, और फिर असाइनमेंट होता है एच का जो कि आप कन्वर्ट करेगा क्लेम एच में। अब यहाँ पे आते हैं, आप ये देख सकते हैं डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें अगर आप देखेंगे ये जो ब्लॉक ये आपके यूनिट्स है जो मैंने आपको बताए थे, देवा कंक्लूडिंग यूनिट्स। तो इस रेक्टेंगल में जो कि रिसोर्स है वो इसके यहाँ पे मैनी इंस्टेंट्स ऑफ यूनिट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इंस्टेंट्स ऑफ यूनिट है एक रिसोर्स में, जहाँ पे एक इंस्टेंट पे। इसकी बात करते हैं, ये आपका प्रोसेस है, दैट यू ऑल्सो नो दिस इज अ प्रोसेस। अब प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स को, ये रिसोर्स है, दिस इज रिसोर्स, तो दिस इज रिसोर्स। तो रिसोर्स अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स को, तो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन भी किया था पॉइंट में, कि प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट को रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट एज है ये वाला जो जहाँ पे प्रोसेस आपका रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स को, वहाँ पे उसे उस एज को हम रिक्वेस्ट एज कहते हैं। वेयर जहाँ पे रिसोर्स, ये रिसोर्सेस में ये आपका प्रोसेस है, तो जहाँ पे रिसोर्स आपका हेल्ड बाय कर रहा है प्रोसेस को, तो वो आपका क्लेम एज होता है। एंड दीज टू आर द टाइप्स ऑफ एजेस हियर। अगर कोई एजेस के टाइप्स पूछ सकता है तो यू कैन जस्ट डिफाइन कि एजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है रिसोर्स रिक्वेस्ट एज एंड एक होता है क्लेम एज। रिक्वेस्ट एज तब होता है जब प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स को। आपका क्लेम एज तब होता है जब रिसोर्स जो है वो हेल्ड बाय करेगा आपका प्रोसेस को, देन इट इज नोन एज क्लेम एज। and all total edge are two types. First is your request edge and the second one will be the claim edge here. Now moving ahead with reference to this only, जिसमें हम डायग्राम देखेंगे कि जो आपका रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है और रिसोर्स प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 है, वो किस तरह से जब असाइनमेंट होता है तो किस तरह से वो उसको फर्दर मूव ऑन करेगा। इसके ही रेफरेंस में इनका कॉम्बिनेशन जो बनता है हम वो डिस्कस करने वाले हैं डायग्राम, जो कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। Here this figure shows a resource allocation graph। ये आपका फिगर जो है वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को शो कर रहा है। दैट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्स। इस सिस्टम में आपके प्रोसेस भी कंसिस्ट कर रहे हैं, आपके रिसोर्स भी कंसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये रिसोर्स 1 है, R1 है, जिसका मतलब है कि ये जो है वो आपका रिसोर्स 1 है। इसकी बात करते हैं तो ये आपका है जो वो रिसोर्स 2 है, 2। ये P1 का मतलब है कि ये प्रोसेस 1 है। इस P3 का मतलब है कि ये प्रोसेस 3 है। ये R3 का मतलब है कि ये रिसोर्स 3 है। उसके बाद ये P4 का मतलब है कि ये प्रोसेस 4 है। इस P2 का मतलब है कि ये प्रोसेस 2 है। तो ऑल टोटल वी हैव दिस वन। एंड यहाँ पे जो प्रोसेस है वो P1 और P2 है, रिसोर्स जो है वो R1 और R2 है। अब आते हैं रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स यहाँ पे देखो ये दो रिसोर्स है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इस रिसोर्स ने P1 ने ले लिया, ओके, इस रिसोर्स ने P1 को रिक्वेस्ट किया, P1 ने ऑल टोटल R2 को रिक्वेस्ट किया, R2 के पास पहुंच गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये वाला जो R1 रिसोर्स था ये गया P3 के पास, P3 के पास गया, P3 ने क्या किया R3 के पास दे दिया, ठीक। P3 प्रोसेस था तो अब उसने रिसोर्स थर्ड को दे दिया। अब रिसोर्स थर्ड के पास पहुंचा तो रिसोर्स थर्ड ने क्या किया, रिसोर्स थर्ड ने P4 को दे दिया, उसके पास एक बचा हुआ था। उसके बाद ये P2 जो था, इसने जब रिक्वेस्ट किया R1 को, तो R1 ने ऑलरेडी P3 को दे दिया था, तो क्या हुआ कि रिसोर्स ने P2 ने फिर उसके बाद R2 को किया। R2 के पास अवेलेबल था तो उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस हो रही थी, तो इसलिए रिसोर्स थर्ड ने उसने P3 को दे दिया। तो इस तरह से पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया।
और ये R3 के पास ऑलरेडी एक बचा हुआ था तो उसने वो P4 को भी दे दिया। तो उस तरह से सारे ही प्रोसेस एक दूसरे से ग्राफिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए इस डायग्राम को, जिसमें रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3 है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 है, they are interconnected with each other by a graphical method, and this all figure is known as resource allocation graph here. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ विल डिस्कस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम क्या होता है, दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर। Resource allocation graph algorithm is, in resource allocation graph, normally request edge and assignments edge is used. Resource allocation graph में क्या होता है, normally हम request edge और assignment edge को ही use करते हैं, जो कि अभी हमने अभी पढ़ा बताया है इसी क्लास में। इन द एडिशन टू द रिक्वेस्ट एंड द असाइनमेंट एज, जब आपका एडिशन होता है रिक्वेस्ट और असाइनमेंट एज का, न्यू एजेस कॉल्ड क्लेम एज, जो न्यू एजेस हो जब फॉर्म करती हैं उन्हें हम क्लेम एज कहते हैं। क्लेम एज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इज एडेड, फॉर एग्जाम्पल अ क्लेम एज इज अ पी ऑफ आई, दैट इज प्रोसेस आई जो है वो रिसोर्स जे को रिक्वेस्ट कर रहा है, इंडिकेट दैट प्रोसेस आई मे रिक्वेस्ट रिसोर्स आर जे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो ये रिक्वेस्ट करेगा इन फ्यूचर, ये कर सकता है रिसोर्स जे को इन फ्यूचर किसी भी टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकता है। दिस क्लेम शोज बाय अ डॉटेड लाइन द फिगर, जो कि मैंने बताया आपको डॉटेड लाइन से ही क्लेम एज रिप्रेजेंट करता है, जो कि अभी हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे तो एल्गोरिथम के बेसिस पे, तो उसमें आपको डॉटेड लाइन और फुली डॉटेड कंप्लीटेड लाइन आपको दिखेंगी। When process PI request resource PJ, the claim edge is converted to the request edge. जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड था, जैसे ही उसने PI ने रिक्वेस्ट रिसोर्स को उसने रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया PR रिसोर्स J को, तो वो जो आपकी जो एज लाइन थी, क्लेम एज लाइन थी, वो आपके रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो गई। When a resource RJ is related by PJ, the assignment HRJ correspond that with connected with arrow of PI is reconverted to claim edge, that is of PI, that of RJ. The request can be granted only if converting the request edge to an assignment edge does not result in the formation of cycle of resource allocation graph. ये request तभी grant की जाती है जब आपका जो converting request हो रहा है edge से assignment edge में, तो वो जब तक रिजल्ट ना करे आपकी एक साइकिल को फॉर्म नहीं करता रिलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, सिर्फ तभी ये ग्रांट की जाती है। ऐसे नहीं कि आपने रिक्वेस्ट की और आपको ग्रांट कर दी गई, आपने रिक्वेस्ट की तो आपको ग्रांट कर दी गई, ऐसा नहीं होता। जब आपको वो रिसोर्स की ज़रूरत होती है और वो साइकिल को कंप्लीट भी कर रहा होता है, तभी वो ग्रांट की जाती है। Okay, with reference to this, we'll go ahead with a diagram that is representing all the dotted line and the line that are connected within a cycle, so that we have to see here. This is a diagram here where this is the resource 1, इसको हम लिख देते हैं resource 1 है ये आपका जो है वो process 1 है, ये आपका जो है वो रिसोर्स 2 है, और ये आपका जो है वो प्रोसेस 2 है। ओके तो जो रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 1 ने रिक्वेस्ट किया आपके प्रोसेस 2 को, रिक्वेस्ट एज फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है रिसोर्स 1 जो है वो रिक्वेस्ट एज करेगा प्रोसेस 2 को। प्रोसेस 2 ने क्या किया कि क्योंकि साइकिल बनाना था उसको, तो प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 को क्लेम एज कर दिया, जो कि आपका देखो यहाँ डॉटेड लाइन से बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखिए, हियर तो रिसोर्स 1 जो है फिर वो उसने प्रोसेस 1 को असाइनमेंट एच के फॉर्म में किया, और फिर उसके बाद जो P1 आपका प्रोसेस 1 है वो उसने आपको क्लेम एच के थ्रू, कि वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकता है, एंड दे आर फॉर्मिंग अ साइकिल या सो क्लेम एच के थ्रू उसने प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 2 को रिक्वेस्ट किया, दैट इन द फॉर्म ऑफ द क्लेम एच या। ओके सो देयर आर सम नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक हियर, एंड डेडलॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेडलॉक, व्हाट वर द मेथड्स टू हैंडल द डेडलॉक, व्हाट इज डेडलॉक, इससे रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। उसके रिलेटेड हमारा जो रिलेटेड टू द डेडलॉक है, तो वहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स भी हैं जो कि हम इसी क्लास में होपफुली डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर। सो नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक कौन कौन सी होती हैं, तो दिस इज द फॉलोइंग आर द 4 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द डेडलॉक टू एग्जिस्ट। डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए 4 कंडीशंस आपके है यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट विल बी द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, सेकेंड इज होल्ड एंड वेट,
third one is no preemption, and the fourth one is circular wait. In all total, the necessary condition for the deadlock, there are the four necessary conditions for the deadlock here. The first one is mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. अब इसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल वेट एक्सक्लूजन क्या होता है, होल्ड एंड वेट क्या होता है, नो प्रिम्पशन क्या होता है, सर्कुलर वेट क्या होता है, तो दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? रिसोर्स में बी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम. रिसोर्स जो होता है वो आपका एक ही टाइम पे एक एक्वायर्ड कर रहा है, एक ही प्रोसेस एक्वायर कर रहा है एक टाइम पे, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. व्हेन यू आर राइटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, अ रिसोर्स में बी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम. Now coming to the next condition, that is hold and wait. Hold and wait क्या होता है? Hold and wait, a process currently holding resource that were granted earlier can request a new resource. तो process जो currently hold कर रहा है resource को, वो आगे grant कर रहा है आपकी जो earlier request की गई हुई है new resources के लिए, उसको grant कर रहा है. तो that is hold and wait. hold भी करवाता है और wait भी करवाता है. The third one is no preemption. No preemption क्या होता है? Once a process has obtained a resource, एक बार जब आपका process जो है वो obtain कर लेता है resource को, the system cannot remove it, और वो फिर system उसको remove नहीं कर सकता from the process control unit. The process has finished using the resource, और process जो है वो आपका process control जो आपका होता है कंट्रोल यूनिट, वहाँ से आपका PCU जिसे हम कहते हैं, वहाँ से वो प्रोसेस जो है वो आपका फिनिश कर देता है यूजिंग द रिसोर्स हियर. In terms of circular weight, so the circular chain of an hold and wait condition exists in the system. तो circular chain एक hold and wait की रहती है कि ये इसको wait hold कर रहा है, wait कर रहा है, फिर उसके बाद ये इसको hold and wait कर रहा है, फिर उसके बाद ये same for this. इससे circular chain बनती रहती है hold and wait की, उस condition को exist जो कराता है system में, that is of circular wait here. Now with reference to this, अगर हम कोई conditions पूछता है, necessary conditions पूछता है, तो then you can write it down: mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait as well. Now moving ahead with reference to this only, that we have to discuss with reference to the deadlock here. All four these condition must be present for a resource deadlock to occur. अगर resource deadlock आ रहा है तो ये चारों की चारों condition, जो कि एक mutual exclusion है, hold and wait है, और इसके बाद no preemption है, और as well as circular wait है, तो ये चारों के चारों conditions आपकी होनी ज़रूरी है. If one of them is absent, the resource deadlock is no resource deadlock is possible. अगर ये चारों में से कोई एक भी में से, मान लो mutual exclusion नहीं है बट ये तीनों है, या फिर hold and wait नहीं है और तीनों है, या नॉन प्रिम्पशन नहीं है और तीनों है, या फिर सर्कुलर वेट नहीं है और तीनों है, तब भी आपका रिसोर्स डेडलॉक पॉसिबल नहीं है. ये चारों के चारों कंडीशन जब होंगी तब आपका रिसोर्स डेडलॉक जो होगा वो पॉसिबल होगा. Now here we deal with the question here that we'll discuss, and the question we have is describe the Banker's algorithm. Banker's algorithm को describe करना है, that is an important algorithm in operating system. For the safe allocation, consider the system with a 5 process and 3 resource, जिसमें आपके 5 process होने चाहिए और 3 resource होने चाहिए, resource type, and at the time to the following snapshot of the system has been taken. तो ये एक आपका दिया हुआ है स्नैपशॉट जो कि लिया गया है. प्रोसेस 5 प्रोसेस है, प्रोसेस आईडी है P1, P2, P3, P4, P5. अब यहाँ पे 3 आपके रिसोर्स है, दैट इज फर्स्ट इज एलोकेटेड रिसोर्स, मैक्सिमम एंड अवेलेबल. एलोकेटेड में 3 रिसोर्स है, R1, R2, R3. मैक्सिमम में भी है R1, R2, R3, एंड फॉर द अवेलेबल आल्सो दैट इज 3 R1, R2, R3. अब प्रोसेस 1 के लिए एलोकेटेड जो R1 है वो 1 है, R2 है जो वो आपका 1 है, R3 जो है वो 2 है. प्रोसेस 1 के लिए जो मैक्सिमम R1 है दैट इज 4, मैक्सिमम R2 है 3, मैक्सिमम R3 है दैट इज 3 है. प्रोसेस 1 के लिए अवेलेबल जो है R1 दैट इज 3, R2 जो है वो आपका 1 है, और R3 जो है वो 0 है. ठीक है, तो इसी के रेफरेंस में हमें निकालना है, और इसके रेफरेंस में ही निकाल के हमको आंसर को फाइंड आउट करना है. नाउ मूविंग अहेड हियर वी हैव अ प्रोसेस 2 के लिए. प्रोसेस 2 के एलोकेटेड रिसोर्स है 2, 1, R2 है 1 एंड R3 है 2. एंड देन प्रोसेस 2 के लिए हमारा मैक्सिमम जो है वो R1 है 3, R2 है 2 और R3 है 2. देन इट अवेलेबल इज नॉट गिवन. प्रोसेस 3 के लिए अलोकेटेड जो है हमारे पास वो है R1 4 है, R2 जो 0 है, R3 1 है.
मैक्सिमम के लिए R1 9 है, R2 जो है वो 0 है और R3 जो है वो 2 है। प्रोसेस 4 के लिए एलोकेटेड जो है R1 वो 0 है, R2 जो एलोकेटेड है वो 2 है और R3 जो एलोकेटेड है वो 0 है। प्रोसेस 4 के लिए मैक्सिमम इज 7 एंड देन आपका R2 जो है वो 5 है और आपका ये R3 जो है मैक्सिमम वो 3 है। प्रोसेस 5 के लिए आपका एलोकेटेड जो R1 है दैट इज 1, R2 जो है वो 1 है, R3 जो है वो 2 है। प्रोसेस मैक्सिमम के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो मैक्सिमम के लिए R1 जो है वो 11 है, R2 जो है वो आपका 2 है और R3 जो है वो 3 है। तो इसके रेफरेंस में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द आंसर एज वेल। Here this the question we have is compute the need matrix। आपको need matrix को compute करना है and the question we have is P that is in bracket 3 3 1 and P2 जो है that we have 2 1 0। So we have to represent here। पहला वाला जो part है that is P3 3 1 here। We assume that requested is granted for process 1 then the need matrix will be। तो हम ये assume करते हैं कि जो request हमें grant हुई है process 1 के through, सो प्रोसेस 1 के लिए जो हमें दी हुई है 331 दैट इज वी अज्यूम दैट रिक्वेस्टेड इज ग्रांटेड फॉर द प्रोसेस 1 देन द नीड ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, नीड मैट्रिक्स क्या होगी, ये प्रोसेस आईडी दी है P1 P2 एंड देन P3 P4 P5 तक एंड मैक्सिमम R1 R2 R3 एलोकेटेड R1 R2 R3 एंड नीड मैट्रिक्स दैट इज R1 R2 R3। प्रोसेस R1 जो है प्रोसेस 1 के लिए दैट इज 4 फॉर द मैक्सिमम, R2 के लिए 3 है, R3 के लिए 3 है। एलोकेटेड के लिए R1 जो है दैट इज 4, R2 जो है वो 4 एंड R3 जो है वो 3 है। अब नीड मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, हम मैक्सिमम में से एलोकेटेड को माइनस कर देंगे, वी विल फाइंड आउट द नीड मैट्रिक्स। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम में से हम एलोकेटेड अगर माइनस कर देंगे वी विल फाइंड आउट द नीड मैट्रिक्स। यहाँ तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे R1 4 है, 4 माइनस 4 तो हमारा नीड मैट्रिक्स R1 क्या हो गया, 0 आ गया। अब R2 के लिए, R2 में मैक्सिमम दैट इज 3 एंड दिस इज 4, तो 3 माइनस 4 नहीं, 3 माइनस 3 दैट इज 0, ये छोटा है तो इसका उस टर्म में 0 आ जाएगा। अब इसके लिए R3 माइनस 3 दैट इज 0, तो हमारे लिए P1 प्रोसेस के लिए नीड मैट्रिक्स आएगी 0 0 0। ठीक है, R1 के लिए भी 0, R2 के लिए भी 0, R3 के लिए भी 0। अब आते हैं प्रोसेस 2 के लिए। प्रोसेस 2 के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो है R1 के लिए वो है 3 और एलोकेटेड के लिए है 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। फिर आते हैं R2 के लिए। R2 के लिए हमारे पास रिसोर्स जो है R2 है और हमारे पास R2 यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, नीड मैट्रिक्स R2 1 आ गया। फिर हमारे पास मैक्सिमम के लिए R3 जो है वो 2 है और R3 के लिए भी 2 है, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो अब हम प्रोसेस 2 के लिए नीड मैट्रिक्स की बात करते हैं, वी विल गेट 1 1 0, R1 के लिए 1, R2 के लिए 1 और R3 के लिए 0। Now moving on, we will discuss reference to the P3 here. There we have to find out the need matrix for those also for with respect to the R1, R2 and R3. So here this is for the P3 here, ये हमारा जो R1, R2, R3 है वो maximum के लिए, ये this is for the allocation and this is for the need matrix। तो P3 जो R1 के लिए है वो 9 है, R2 के लिए 0 है और R3 के लिए 2 है। एलोकेटेड के लिए प्रोसेस 3 के लिए एलोकेटेड R1 4 है, R2 जो 0 है और P3 जो है वो 1 है। अब नीड मैट्रिक्स निकालना है तो R1 को हमें इस R1 से माइनस करना पड़ेगा फॉर द एलोकेटेड वन, सो I9 माइनस 4 दैट हमें नीड मैट्रिक्स मिली 5। उसके बाद हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 माइनस, क्योंकि ये छोटा है तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा R2 और यहाँ पे R3 जो है वो 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 है। P4 के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 5 3 देन 0 2 0 एंड देन वी फाइंड इट आउट। 7 यहाँ पे और यहाँ पे है 0, तो 7 माइनस 0 हमारे पास आंसर नीड मैट्रिक्स का R1 जो है वो 7 ही आएगा। यहाँ पे है 5 और यहाँ पे भी है 2, तो 5 माइनस 2 मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड, 5 माइनस 2 3, तो हमारे पास जो यहाँ पे नीड मैट्रिक्स का R2 आएगा वो 3 आएगा। रेफरेंस टू द मैक्सिमम की R3 की बात करते हैं तो मैक्सिमम R3 जो है वो 3 है, एलोकेटेड का जो R3 है वो 0 है, तो 3 माइनस 0 देन R3 जो हमारा नीड मैट्रिक्स का होगा वो भी 3 होगा। P4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे P4 में P5 में R1 जो है वो आपका 11 है और एलोकेटेड में आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 है, तो 11 माइनस 1 दैट नीड मैट्रिक्स का R1 जो होगा वो 10 आ गया। फिर आते हैं R2 के लिए, मैक्सिमम में लिए 2 है और यहाँ पे जो आपका एलोकेटेड का R2 है वो 1 है, तो 2 माइनस 1 तो हमारे मिलेगा 1।
उसके बाद R3 का हम देखेंगे 3 मैक्सिमम का, और एलोकेटेड का R3 जो है वो 2 है, तो 3 माइनस 2 दैट विल बी 1, तो 10 1 1। तो उस तरह से हम मैट्रिक्स नीड मैट्रिक्स निकालेंगे। तो नीड मैट्रिक्स का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया आपको, मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड इक्वल्स टू नीड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से निकलेगा। बट अवेलेबल विद द सिस्टम इज लेस देन द रिक्वायर्ड वन, सो P1 रिक्वेस्ट इज नॉट ग्रांटेड। क्योंकि अवेलेबल जो मैट्रिक्स है उसके हिसाब से जो सिस्टम में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उस हिसाब से P1 जो है वो ग्रांटेड नहीं होगा, प्रोसेस 1 ग्रांटेड नहीं होगा, दैट इज लो हियर। So where but the available system is less than that required one, so the P1 is requested is not guaranteed here. Now talking about the second question, that is a B part, that is P2 or 2 1 and 0. We assume that requested is granted for the process P2. अब हम ये assume कर रहे हैं कि अभी assume कर रहे हैं, ऐसा कोई confirmation नहीं है कि वो granted होगा, but we'll assume that requested will be granted for the P2 here. Then the need matrix will be, नीड मैट्रिक्स क्या होगी, प्रोसेस आईडी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, एलोकेटेड दिया है, और नीड मैट्रिक्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। इसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस आईडी यहाँ पे ऑलरेडी हमें 5 दी हुई है, दैट इज P1 P2 P3 P4 P5। मैक्सिमम जो है उसके लिए भी 3 यहाँ पे रिसोर्स है, R1 R2 एंड R3। एलोकेटेड के लिए भी 3 रिसोर्स है, R1 R2 R3। नीड मैट्रिक्स के लिए भी यहाँ पे 3 रिसोर्स है, R1 R2 एंड R3। प्रोसेस 1 के लिए यहाँ पे R1 R2 R3 के लिए वैल्यू देखते हैं। प्रोसेस 1 के लिए यहाँ पे R1 दिया है 4, R2 दिया है 3 एंड R3 दिया है 3। एलोकेटेड के लिए प्रोसेस 1 के लिए दिया हुआ है R1 आपका 1, R2 जो है 1, और आपका R3 जो है वो भी 2 दिया है। अब जैसा कि मैंने नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि नीड मैट्रिक्स जो होगी, नीड मैट्रिक्स में हमें निकालने के लिए मैक्सिमम में हम एलोकेटेड माइनस करेंगे। यहाँ R1 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3, तो वो देखो हमें नीड मैट्रिक्स भी 3 मिली है फॉर द रिस्पेक्ट टू द R1 हियर। R2 का जो है वो 3 है, R2 यहाँ पे भी 1 है, 3 माइनस 1 दैट इज 2, एंड दैट R2 ऑफ नीड मैट्रिक्स विल बी फाइंडिंग आउट 2। तो उसी के रेफरेंस में जब R1 आप यूज कर रहे हो तो इधर भी R1 यूज करोगे, आंसर वैल्यू जो मिलेगी वो R1 की ही मिलेगी। अगर R2 यूज कर रहे हो, इधर भी R2 यूज करो, तब आपको R2 की वैल्यू मिलेगी। R3 यूज कर रहे हो तो R3 इधर भी यूज करो, फिर R3 की वैल्यू मिलेगी। R3 देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो 3 माइनस 2 एंड देन विल गेट 1 है। यहाँ पे जो मैक्सिमम की P2 प्रोसेस के लिए R1 की वैल्यू है 3 2 2, देन 2 3 2 2, देन 9 0 2 4 0 1 9 5 3 2 0 2 0 11 2 3 एंड देन वी गेट 1 1 2 हियर। अब प्रोसेस 2 की बात करते हैं। प्रोसेस 2 में हमें R1 मिला है वो 3 है, और यहाँ पे R1 जो है वो भी 3 है, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0। हमें नीड मैट्रिक्स का भी R1 जो है वो 0 मिला है। P2 के लिए R2 की बात करते हैं तो यहाँ पे R2 जो है वो 2 मिला है, R2 यहाँ पे भी एलोकेटेड वाले के लिए R2 जो है वो भी 2 है, तो 2 माइनस 2 देन वी गेट 0 है।
अब P2 के लिए अगर हम R3 की बात करते हैं तो R3 हमें यहाँ पे 2 मिला है और R3 यहाँ पे भी 2 मिला है, तो 2 minus 2 that is 0 है। P3 प्रोसेस 3 के लिए बात करते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 9 है और एलोकेटेड के लिए R1 जो है 4 है, तो 9 minus 4 that will be 5 है। R2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 0 minus 0 then we get 0 है। R3 जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 minus 1 that will get 1 है। P4 के लिए यहाँ पे R1 हमारा 7 है और यहाँ पे 0 है, तो 7 minus 0 that will get need matrix 7 है for the R1। P4 के लिए यहाँ पे R2 5 है और यहाँ पे आपको 2 है, तो 5 minus 2 will get 3 and the R2 will be 3 है। R3 के लिए यहाँ पे बात करती हूँ तो 3 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 3 minus 0 then we get R3 for the need matrix is 3। P4 के लिए हम बात करते हैं, P4 का R1 यहाँ पे 11 है, that here will be 1, 11 minus 1 that will be 10 here, and the need matrix the R1 will be the value of 10 here। Then R2 we have 2 here and this is 1, 2 minus 1 we will get 1, need matrix of R2 that is 1 here। Then R3 के लिए maximum that we have will have a value 3 here versus process 5, and then for the allocation we have 2, so 3 minus 2, then the need matrix of R3 we will get 1 here, so 3 minus 2 that will be 1 here। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स निकाले हैं। नाउ विद द कंक्लूजन ऑफ दिस न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी दैट इज 310 माइनस 2 that 310 is getting from 210 equals to the 100, so this will be all equal here। So with reference to this, in the system is deadlock. If the system is deadlocked, it implies that each process is holding two resource and is waiting for one more, and so n equals to 3। बेसिकली अगर सिस्टम में डेडलॉक आता है तो वो सिंपली ये बताता है हमको कि जो हर एक प्रोसेस है वो होल्ड कर रहा है दो रिसोर्स को, उस दूसरे वाले के लिए वेट भी कर रहा है, एक के लिए वेट भी कर रहा है, तो उस केस में वहाँ पे वो आपका n equals to 3 होता है वैल्यू। Now for the further we'll discuss here with reference to this only, that with reference to the deadlock here, with reference to the deadlock resource allocation graph here, and that we have to discuss here। we are moving ahead, that is compute the safe sequence। अब safe sequence अगर आपको compute करना है तो आप किस तरह से safe sequence को compute करोगे, that we'll discuss here। The first point we have need of P1 that is 3 to 1 is greater than the available that is 100, condition is false। तो अगर वो greater है आपका तो obvious सी बात है फिर आपकी condition जो है वो false होगी, and then you can select the next process here। P2 जो second step है आपका computing the safe sequence here, that need of P2 की नीड है तो 000 है एंड इज दैट लेस देन अवेलेबल 100, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी इस केस में। एंड देन द न्यू अवेलेबल इज 100 जो कि आपकी ये है, देन 422 जो कि हम ऐड ऑन करेंगे, एंड देन विल गेट 522 हियर। नीड ऑफ P3, अगर P3 की नीड है 501 है, दैट इज ग्रेटर देन अवेलेबल 522 है तो उससे ग्रेटर है ये, then the condition is false, select the next process। Then for the P4 here, need of P4 we have 733 is greater than available that is 522, that condition is false, select the next process here। उसके जैसे ही ट्रू नहीं आता तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस को सेलेक्ट करते रहेंगे। नीड ऑफ P5 that is 1011 that is greater than available that is 522, the condition is false, select the next process। Now again repeat for the second iteration, अभी तो second iteration के लिए हम repeat करेंगे। Need of P1 that is 321 that is greater than available 522, the condition is true, then new available is 522 plus 1 1 2 6, तो हमें आएगा 5 plus 1 that is 6 and 2 plus 1 that is 3 and 2 plus 2 is that is 4, 6 3 4। देयर इज नो सेफ सीक्वेंस बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेफ सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि नीड ऑफ प्रोसेस P3 P4 एंड P5 इज ग्रेटर देन द अवेलेबल, सो द रिक्वेस्ट इज नॉट ग्रांटेड इमीडिएटली। क्योंकि सेफ सीक्वेंस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे P3 P4 और P5 प्रोसेस 3 प्रोसेस 4 प्रोसेस 5 जो आपका है वो ग्रेटर है अवेलेबल से, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जो होगी वो ग्रांटेड इमीडिएटली नहीं होगी। Now moving ahead with this that we have to discuss, now we'll discuss the new topic that is your Banker's algorithm for the avoidance deadlock, and that is also an important a topic in reference to the unit third here। So here in the Banker's algorithm for the avoidance of deadlock, जब आप avoid कर रहे हो deadlock को तब Banker's algorithm आप क्यों यूज़ करते हो avoidance of deadlock के लिए, किस तरह से वो avoid करता है deadlock को, that we'll discuss here। Banker's algorithm is the deadlock avoidance algorithm। Bankers is named because the algorithm is modeled after a banker
who make loads from a pool of capital and receives the payment that are returned to that pool. तो बेसिकली क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो आपको उसके, अगर आपका पूछा जाए कि नेम any deadlock avoidance algorithm, you can just write it down the bankers algorithm, because bankers algorithm is the deadlock avoidance algorithm. वो बैंकर इसका नाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि जब आपका ये बैंकर्स एल्गोरिथम लाया गया था तो वो बैंकर्स के मॉडल को देखते हुए लाया गया था कि एक पूल से कैपिटल रिसीव किया जाता है, उसके बाद फिर पेमेंट होने के बाद फिर उसमें रिटर्न हो जाता है उस पूल में, तो दैट उसके अकॉर्डिंग ही बैंकर्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट भी रखा गया, उसी के अकॉर्डिंग ही बैंकर्स एल्गोरिथम रखी गई है। Algorithm is checks to see if granting the request leads to an unsafe state. Algorithm ये चेक करता है कि अगर ग्रांट की गई है जो रिक्वेस्ट वो अगर अनसेफ है, लोड इतना ज़्यादा है कि वो अनसेफ है, इफ इट डज द रिक्वेस्ट इज डिनाइड, अगर इतना होगा लोड ज़्यादा कि वो अनसेफ स्टेट में आ जाएगा, तो फिर वो जो रिक्वेस्ट एक्चुअली उसको ग्रांट कर दी गई है तो वो रिक्वेस्ट आपकी जो है वो डिनाइड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इफ द ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट लीड्स टू द सेफ स्टेट इट कैरिड आउट, अगर जो ग्रांट की गई है रिक्वेस्ट अगर वो सेफ लगती है तो फिर वो आपकी कैरिड आउट रहती है, फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करती है। बट अगर उसको लगता है कि वो अनसेफ स्टेट में पहुंच गई है तो फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी डिनाइड हो जाती है इवन दो आफ्टर ग्रांटिंग। The Dijkstra's proposed an algorithm to regulate the resource allocation to avoid deadlock. जो Dijkstra's हैं उन्होंने प्रपोज किया था एक एल्गोरिथम जहाँ पे उन्होंने रिसोर्स को एलोकेशन के लिए उन्होंने बताया था कि हम जहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक को, एंड द बैंकर्स एल्गोरिथम इज द बेस्ट एल्गोरिथम ऑफ द अवॉइडेंस मेथड। तो डिजिक्स्ट्रा ने भी प्रपोज किया था उस एल्गोरिथम को कि वो रेगुलेट कर सके रिसोर्स एलोकेशन को, कि वो डेडलॉक भी को अवॉइड भी कर सके। बट अगर हम बात करते हैं बेस्ट algorithm for the avoidance of deadlock, and that is the banker's algorithm is best known for the avoidance method for the deadlock here. Now moving ahead, we have here is by using avoidance method the system is always kept in a safe state. जब आप avoidance method यूज करते हो, avoidance algorithm यूज करते हो, तब आपको जो सिस्टम है वो सेफ रखने के लिए यूज होता है, सेफ रहता है। इट इज़ ईजी टू चेक, ये ईजी होता है चेक करने के लिए, इफ द डेडलॉक इज क्रिएटेड बाय द ग्रांटिटी रिक्वेस्ट एंड डेडलॉक एनालिसिस मेथड इज यूज फॉर देन। तो बेसिकली उनके लिए ये यूज होता है, इस वजह से यूज होता है क्योंकि जब आप चेक कर सकते हो कि डेडलॉक क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर ग्रांट रिक्वेस्ट कर दी गई है उसके बाद भी अगर डेडलॉक आ जाता है तो डेडलॉक एनालिसिस मेथड बहुत आराम से यूज हो सकता है उस पर्पज़ के लिए। डेडलॉक अवॉइडेंस यूजेस द वर्स्ट केस एनालिसिस। जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम्स होती हैं ये आपका वर्स्ट केस एनालिसिस करता है मेथड। वर्स्ट केस मतलब जो सबसे टिपिकल केस आ सकता है उसको वो देखता है, उसको फिर वो अवॉइड कर उस मेथड को यूज़ करता है टू चेक फॉर द फ्यूचर डेडलॉक, कि फ्यूचर में अगर डेडलॉक आ जाता है तो वो उस केस को कैसे हैंडल करेगा। नेक्स्ट वी हैव अ सेफ स्टेट। अब सेफ स्टेट क्या होता है, बेसिकली अभी तक मैंने बोला सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट, तो सेफ स्टेट होता क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टूड हियर। सेफ स्टेट देयर इज एटलीस्ट वन सीक्वेंस ऑफ रिसोर्स, यहाँ पे एक वन सीक्वेंस ऑफ रिसोर्स होता है, रिसोर्स एलोकेशन टू प्रोसेस दैट डज नॉट रिजल्ट इन द डेडलॉक। तो बेसिकली एटलीस्ट वहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ रिसोर्स होता है जहाँ पे वो एलोकेशन होती है, प्रोसेस लेती है, एंड दैट डज नॉट रिजल्ट इन द डेडलॉक एज वेल, दैट नोन एज सेफ स्टेट हियर। System is in the safe state if only if there is exist a safe sequence। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके पास सेफ सीक्वेंस होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अ सेफ स्टेट इज नॉट अ डेडलॉक स्टेट, और सेफ स्टेट जो है वो आपका डेडलॉक स्टेट कभी भी नहीं हो सकता। डेडलॉक स्टेट इज एन अनसेफ स्टेट। डेडलॉक स्टेट जो होता है उसे हम अनसेफ स्टेट कहते हैं। अनसेफ स्टेट का अगर नाम है इसका मतलब है आप सटीकली समझ जाओ वो डेडलॉक स्टेट के बारे में बात कर रहा है। इट डज मीन अ सिस्टम इज इन डेडलॉक। अनसेफ स्टेट का मतलब ही है कि वो आपका सिस्टम जो है वो आपका डेडलॉक में है। एज लॉन्ग एज द स्टेट इज सेफ, जब तक आपका स्टेट आपका सेफ है, द रिसोर्स मैनेजर कैन गारंटी टू अवॉइड अ डेडलॉक। तब आपका जो अगर आपका स्टेट सेफ है तो आपका रिसोर्स मैनेजर जो है वो गारंटी करता है कि आपका जो डेडलॉक है वो अवॉइड हो रहा है या अवॉइड होगा। ओके, इनिशियली द सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट। स्टार्टिंग में तो जो आपका सिस्टम है वो आपका सेफ स्टेट में ही रहता है। व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स एंड दैट रिसोर्स इज अवेलेबल देन द सिस्टम मस्ट डिसाइड वेदर द रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड इमीडिएटली और प्रोसेस मस्ट बी वेट।
तो जब तक कि रिसोर्स उसके पास नहीं होता वो सेफ स्टेट में रहता है, पर जैसे ही प्रोसेस ने रिक्वेस्ट कर दिया, मान लो ये प्रोसेस है, इसने इस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर दिया, तो फिर रिसोर्स अगर अवेलेबल है, रिसोर्स देने के लायक है सिस्टम के लिए, तो फिर वो डिसाइड करता है कि हमें अभी इस प्रोसेस को वो एलोकेट करना चाहिए कि नहीं, अगर डायरेक्टली करना चाहिए या फिर हमें उस प्रोसेस को वेट कराना चाहिए। तो वो चीज़ चेक करता है। इफ़ द सिस्टम रिमेन्स इन अनसेफ, अगर आपका सिस्टम जो है वो अगर सेफ स्टेट में है आफ्टर एलोकेटिंग द रिसोर्स, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द रिसोर्स टू प्रोसेसर। तो बेसिकली अगर सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है और आपका एलोकेट कर रहा है रिसोर्स को, तो आपको क्या होता है उस टाइम पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है रिसोर्स को, दैट रिसोर्स टू द प्रोसेसर। बैंकर्स एल्गोरिथम यूजर्स फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली जो बैंकर्स एल्गोरिथम होता है वो आपके फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। डेटा स्ट्रक्चर्स में जो फॉलो की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आपके दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। पहला है आपका एलोकेशन है। तो एलोकेशन इज देयर where allocation is a table in which row represent process and column represent resource। इस allocation में आपका जो row होता है, रो ये होता है, रो आपका जो है वो आपका दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये कॉलम होता है दैट रिप्रेजेंट द रिसोर्स या ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर। alloc that of I of j and that is number of unit resource, जो number of unit resource r होते हैं that is held by the process I, pi, दैट जितने भी नंबर ऑफ यूनिट रिसोर्स आपके आरजे होते हैं वो आपके हेल्ड करते हैं बाय इन द प्रोसेस पी आई। now moving ahead, the second that the data structure we have here is, सो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम आएगा, तो दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, वी हैव टू डिस्कस कि आपका जो मैक्सिमम, दिस इज द सेकंड टाइप, एंड द मैक्स बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स। मैक्स जो है वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स होगा दैट प्रोसेस रिक्वायर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो कि प्रोसेस को रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम नीड की बात करते हैं, नीड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस टू द मैक्स। या नीड जो क्लेम हम करते हैं, इट इज़ अ करंट क्लेम ऑफ प्रोसेस। ये करंट क्लेम ऑफ प्रोसेस होता है वेयर अ प्रोसेस क्लेम इज इक्वल्स टू इट्स मैक्सिमम नीड माइनस एंड इट्स करंट लोकेशन। तो उसकी जो मैक्सिमम नीड है उससे वो करंट लोकेशन को माइनस कर देता है, देन वी कैन फाइंड आउट द नीड क्लेम हियर। नाउ मूविंग अहेड विद रेफरेंस टू द सेकंड पॉइंट विद रेफरेंस टू द मैक्स हियर। नीड जो है वो आप इस तरह से, नीड जो क्लेम है वो आपका इस तरह से निकाल सकते हो। नीड क्लेम जो है दैट इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस एलोकेशन हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट विद रेफरेंस टू द मैक्स हियर, दैट इज फर्स्ट विल बी द नीड क्लेम एंड द सेकंड विल बी द अवेलेबल हियर। there will be a number of resource that still available for the allocation। यहाँ पे number of resources हैं जो कि खुद available है allocation के लिए। this is equivalent to the total number of resource। ये आपका जो equivalent होता है वो total number of resource के equal होता है, minus that is the sum of the allocation to all the process in the system। तो basically जो equivalent होता है वो आपका total number of resource minus the sum of the allocation of all the process in the system। अवेलेबल जो है नंबर ऑफ रिसोर्स माइनस सम ऑफ allocation टू ऑल द प्रोसेस, ये आपका you just have to write it down and you just this is also for the need one and this is also important, you can just write it down and you can solve the questions with reference to this only। नंबर ऑफ रिसोर्स तो वैसे ही रहेगा, सम ऑफ एलोकेशन टू ऑल प्रोसेस में सम का साइन लगाइए, एन आई ऑफ इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एलोकेशन पी ऑफ आई है। each process that cannot request more that of total number of resource, जो हर एक process है वो आपका request नहीं कर सकता more than that of total number of resource in the system, जितने total number of resource आपके system में है। each process must guarantee that once allocated a resource, जब हर एक process जो आपका होता है वो guarantee करता है कि आपका एक बार allocate अगर हो गया resource, the process will return to that resource to the system within a finite time। तो वो उस process में finite time के बाद वो आ जाएगा, that it they gave the assurance here।
So here this is the weakness of Banker's algorithm. Banker's algorithm already हम discuss कर चुके हैं, but now we'll discuss the Banker's algorithm. क्या weakness थी Banker's algorithm का जो उसको आगे move on किया गया, that if it is required that there will be a fixed number of resource to be allocated. अगर ये required होता है तो that there be a fixed number of resources to be allocated as well. If it requires that there are fixed number of resource to allocate, the algorithm requires that the users state that maximum needs request in advance. तो algorithm अगर ये required होती है तो उसमें जो user होता है उसके पास उसके maximum need request advance में चाहिए होती है. Number of users must be remain fixed, और जितने number of users होते हैं वो fixed ही रहते हैं और उतने number of users हमें चाहिए ही होते हैं. The fourth weakness of the banker's algorithm that we have is the algorithm that requires that bankers grant all requests within a finite time. इस algorithm के according जो algorithm होती है वो आपकी required होती है. Bankers algorithm जो होता है वो आपका request grant करता है एक finite time के लिए, finite time में ही आपको grant कर देता है. Algorithm required that process returned all resource within the finite time. Algorithm जो होता है वो आपका process required होता है और return करता है resource को उस finite time में ही. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give your suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑलमोस्ट कवर अप कर ली है. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी एंड अप विद दिस यूनिट 3 एंड देन वी स्टार्ट विद यूनिट 4 देयर. इसमें हमने यूनिट 1 में हमने 2 टॉपिक्स कवर अप किए हैं, 2 मेन चैप्टर्स वी हैड कवर अप, एंड यूनिट 2 वी हैव कवर अप द 2 मेन चैप्टर्स, एंड यूनिट 3 में हम 3 मेन चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड थर्ड वाला हम डेडलॉक स्टार्ट कर चुके हैं, एंड वी विल होपफुली विल कंप्लीट सून here. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and you can also enjoy the video as well. Thank you.